औसत के बेसिक प्रश्नों को पढ़ने के बाद अब हम औसत से जुड़े आगे के प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें पहला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि यदि 25A + 25B = 115 हो तो इसमें A और B का औसत हमें निकालना है कि A और B का औसत इन चारों में से कौन सा सही औसत होगा। उस स्थिति में यदि हम इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 25A + 25B = 115। तो हमें A और B इन दोनों का औसत यहाँ पे निकालना है। अब इस प्रश्न में हम चाहें तो दोनों से 25 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा A + B, ये होगा 115 और 25 को इधर लाएं तो हमारे पास आ जाएगा A + B = 115/25। इस तरह से यदि हम दो संख्याओं के औसत को देखें तो उन दोनों संख्याओं का योग के आधा जो मान होगा, योग का आधा, वो उन संख्याओं का औसत हमें देगा। तो ये A + B जो है उन दोनों संख्याओं का योग है। लेकिन यदि हम A और B का औसत निकालें तो इन दोनों संख्याओं का औसत जो होगा वो इन दोनों संख्याओं के योगफल में 2 से भाग देने से हमें प्राप्त होगा। इन दोनों संख्याओं का योगफल हमारे पास है 115/25 और ये नीचे होगा 2। अब इस 25 को हम यहाँ पे नीचे लाते हैं तो ये होगा 115/2 × 25। अब इसको हम घटा देंगे, 5 से कटेगा तो ये होगा 23 और ये कट जाएगा 5 बार में तो ये होगा 23/10 जो होगा 2.3। इस तरह से दी गई संख्या का जो औसत होगा वो हमारे पास आएगा 2.3 और ये इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका औसत जो है वो इनमें से कोई नहीं है। तो ये वाला कंडीशन जो होगा वो हमारे पास सही होगा। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है कि A और B का औसत A⁴n + 1 + B⁴n + 1 बटा A⁴n + B⁴n हो तो हमें n का मान निकालना है कि आखिर n का मान क्या होगा। उस स्थिति में हम इसके बेसिक फॉर्मूले को देखें तो हमें पता है कि A और B का यदि हम औसत निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ करके हम 2 से यहाँ पे भाग देते हैं, क्योंकि किसी भी दो संख्या का औसत जो होता है उन दोनों संख्याओं के योग का आधा होता है। तो A और B का औसत जो है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में इसका औसत जो दिया गया है वो हमारे पास है A⁴n + 1 + B⁴n + 1 बटा A⁴n + B⁴n इस रूप में दिया गया है, जो इन दोनों के औसत के बराबर है। उस स्थिति में अब यहाँ से यदि हम दोनों को आपस में गुना करें तो इसको इससे हमें गुना करना पड़ेगा। ये होगा A + B, ये होगा A⁴n + B⁴n और इसमें हम इससे गुना करेंगे, ये होगा A⁴n + 1 + B⁴n + 1। अब इसमें यदि हम देखें तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस A को इसमें गुना करेंगे तो ये हमारे पास आएगा A⁴n + 1, क्योंकि यहाँ पे A में A⁴n से यदि हम गुना करेंगे तो इसके पावर 1 माना जाएगा और इसमें यदि हम गुना करें तो इसका पावर 1 बढ़ जाएगा तो ये होगा A⁴n + 1, क्योंकि गुना के कंडीशन में आधार से हटाने पर पावर जोड़ दिया जाता है। फिर A को B⁴n से गुना करेंगे तो ये होगा A × B⁴n प्लस, अब यहाँ से B में इससे हम गुना करें तो ये होगा B × A⁴n प्लस B को उठा करके हम इसमें गुना करें तो ये होगा B⁴n + 1। ये भी उसी तरह से होगा जिस तरह से इसमें मान आया हुआ है। अब यहाँ पे इन दोनों के यदि हम गुना करें तो ये होगा 2⁴n + 1 प्लस यहाँ पे होगा 2 A⁴n + 1 और यहाँ पे होगा 2
b के पावर n प्लस 1। इसके बाद अब इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों मानों को हम उठा करके इसको दाहिने साइड में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे मान सेम रहेंगे, ये दिया गया है a इंटू बी के पावर n प्लस ये दिया गया है b इंटू a के पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे आया हुआ है 2 a के पावर n प्लस 1 प्लस 2 b के पावर n प्लस 1। इसमें से हम इन दोनों को इधर लेके आए तो ये होगा a के पावर n प्लस 1 माइनस b के पावर n प्लस 1। अब इसमें आगे थोड़ा सा यदि हम देखें तो ये ऐसे ही छोड़ देंगे, a इंटू ये है b के पावर n, b इंटू a के पावर n। अब यहाँ पे दो कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे एक है तो यहाँ 2 a के पावर n प्लस 1 है, इसमें से हम एक को घटा लें तो यहाँ पे आया है 2 a के पावर n प्लस 1 माइनस a के पावर n प्लस 1। अब इन दोनों के यदि हम आपस में घटाएं तो घटाने से पहले हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ये होगा a के पावर n प्लस 1 कॉमन, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 1। 2 में से 1 को घटाएं तो बचेगा 1, 1 से इसमें यदि हम गुना करेंगे तो फिर से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a के पावर n प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा b के पावर n प्लस 1। अब इन मानों को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यदि हम देखें तो यहाँ से अब हम a को इसको उठा करके इधर लाते हैं या इसको ही उठा करके हम यहाँ पे ले जाते हैं। तो उस स्थिति में अब इन दोनों स्थितियों में यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है a इंटू बी के पावर n और इसको उठा करके हमने यहाँ लाया तो ये हो गया माइनस a। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें एक चीज़ समझना होगा, यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस b इंटू ए के पावर n को यहीं छोड़ते हुए a इंटू या इसी को ही उठा करके हम यहाँ लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर में b के पावर n दिया गया है और यहाँ पे b के पावर n प्लस 1 है। तो यहाँ से हमें एक कोशिश रहेगी कि b के पावर वाला जो कंडीशन है वो एक साइड हो जाए और a के पावर वाला जो कंडीशन है वो एक साइड लिखें। तो यहाँ पे इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं a इंटू बी के पावर n, इसको यहाँ से हम उठा करके यहाँ लाते हैं तो ये होगा b इंटू n प्लस 1। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे a के पावर n प्लस 1 प्लस इसको यदि हम यहाँ पे लाएं तो ये माइनस होगा b इंटू a के पावर n। अब यहाँ से इन दोनों स्थितियों को यदि हम फिर से लिखें तो ये होगा a इंटू बी के पावर n माइनस b के पावर n इंटू b के पावर 1 हम कर सकते हैं या केवल b भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि b के पावर n में यदि हम b से गुना करें तो इसका पावर हमें 1 मिलेगा और गुना की स्थिति में दोनों बेस सेम है तो पावर को हम जोड़ेंगे तो उसी के बराबर हो जाएगा। फिर इसको यदि हम आगे हल करें तो ये मान आएगा हमारे पास a के पावर n इंटू a माइनस b के पावर b इंटू a के पावर n। अब यहाँ से इन दोनों कंडीशन से b के पावर n हम कॉमन ले लेंगे तो ये होगा a माइनस b और यहाँ से भी यदि हम a के पावर n को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा a माइनस b। तो a माइनस b और a माइनस b को यदि हम कैंसिल करें तो यहाँ पे बचेगा b के पावर n इज इक्वल टू a के पावर n। और इस तरह से यदि हम देखें तो यहाँ से n जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 0। ये दोनों स्थितियाँ केवल तभी पॉसिबल है, यहाँ पे b के पावर n और a के पावर n ये दोनों आपस में बराबर केवल तभी होंगे जब n का मान 0 होगा। तो यहाँ से n का मान यदि हम 0 लें तो उस स्थिति में यहाँ पे होगा b के पावर 0 और a के पावर 0, तब इन दोनों का मान जो होगा वो 1 होगा।
अन्यथा n का मान 0 के अलावा अन्य यदि हम कोई मान लें, जैसे 1 लें, तो उस स्थिति में हमें लिखना पड़ेगा कि b बराबर a। ये दोनों सेम होना संभव नहीं है, या हो भी सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो उत्तर होगा वो यहाँ पे होगा दोनों कंडीशन में 0, क्योंकि यदि हम पावर में 0 करेंगे तो इन दोनों का मान 1 1 के बराबर आएगा, जो इसका बराबर मान होगा। अगला प्रश्न जो है उसमें दिया गया है कि यदि ए बी सी का औसत m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो, तो उस स्थिति में हमें ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत निकालना है। इस स्थिति में यदि हम देखें तो ये तीन संख्याएं हमारे पास दी गई हैं। इन तीनों संख्याओं का औसत भी यहाँ पे है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इन तीनों संख्याओं का औसत यदि हम निकालेंगे तो नियम ये है कि औसत के कंडीशन में इन सबको हम जोड़ लेंगे और जोड़ करके 3 से भाग देंगे तो औसत प्राप्त होगा। उस स्थिति में यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का औसत जो निकाल रहे हैं वो आ रहा है, तो अब हमारे पास मान जो आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3m। अब इस मान को यहाँ पे हम गुना कर देंगे तो a, b और c का योगफल हमारे पास आ गया 3m। इस स्थिति में हम दोनों ओर यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर। इस तरह से इसके मान को यदि हम देखें तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हम इस मान को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अलग, और इन दोनों में से यदि हम 2 को कॉमन ले लें तो यह होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ऑलरेडी हमारे पास आ गया है 0, तो यहाँ से यदि हम इसके मान को 0 यहाँ पुट करें तो 2 गुना 0 इक्वल टू होगा 9m स्क्वायर, और इसका मान पूरी तरह से हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा मान जो है वो खत्म होगा। इस तरह से हमारे पास a स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का योगफल आ गया। अब यहाँ पे हमें निकालना था कि a स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, योगफल में 3 से भाग दे देते हैं। तो उस स्थिति में a स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का औसत जो होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 3, और इसका योगफल हमारे पास आया है यहाँ पे 9m स्क्वायर, और यहाँ पे होगा बटा 3, तो ये होगा 3m स्क्वायर, जो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें क्वेश्चन में है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। उस स्थिति में यहाँ पे यदि हम देखें तो m संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो m संख्याओं के योग को यदि हम निकालें तो इनका औसत यहाँ पे दिया गया है n स्क्वायर। तो योग निकालने के कंडीशन में औसत में दी गई संख्या की संख्या से हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ से कुल मिलाकर के हमारे पास m संख्याएं हैं, तो m में यहाँ से हम n स्क्वायर से गुना करें तो उस स्थिति में हमें पता चल जाएगा कि उन सभी संख्याओं का या m संख्याओं का योग कितना है। इसी तरह से यदि हम n संख्याओं का योग निकालें तो इस n में हमें गुना करना पड़ेगा m स्क्वायर से, और इन दोनों को देखते हुए यदि हम m प्लस n संख्याओं का योग निकालें तो यहाँ पे m संख्याओं के योग और n संख्याओं के योग को आपस में हमें
जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा mn² प्लस n m²। अब यदि हम m प्लस n संख्याओं का औसत निकालते हैं तो औसत के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन सभी संख्याओं का योग जो है इसके योग में हम इसकी संख्या से भाग देते हैं। अब यहाँ पे यदि हम ऊपर देखें तो ऊपर के कंडीशन से यहाँ से हम m और n को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा केवल n और यहाँ बच जाएगा केवल m बटा में यह होगा m प्लस n। और इन दोनों को घटाएं तो इसका जो औसत होगा वो यहाँ पे होगा m इंटू n। तो D इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे अगले प्रश्न को हम देखें तो ये दिया गया है 3 के पावर 30, 3 के पावर 60 और 3 के पावर 90 का हमें औसत निकालना है कि क्या होगा। तो औसत यदि हम इनका निकालें तो उस स्थिति में इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं से हम यहाँ पे भाग दे देंगे। तो ये कुल मिलाकर के 3 संख्या है तो हम यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे। अब इस प्रकार की कोई भी कंडीशन दी गई हो तो उसको सिद्ध करने का या सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड ये है कि हम इन सब में से एक 3 को निकाल लें। तो यहाँ बचेगा 29, फिर यहाँ जो है वो बच जाएगा 59 और यहाँ जो है वो बचेगा 89, यहाँ नीचे है 3। अब इन तीनों में से 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो ये होगा 3 के पावर 29, 3 के पावर 59, 3 के पावर 89 बटा ये होगा 3। और इन दोनों को यदि हम घटाएं तो ये होगा 3 के पावर 29, 3 के पावर 59, 3 के पावर ये होगा 89, जो दी गई संख्या का सही औसत होगा। इस तरह से औसत के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं।